नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। तो संस्कृत के इस अध्याय में आज हम जानेंगे शब्द परिचय, वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द परिचय कि शब्द क्या होता है। तो जैसे कि हमने पहले अध्याय में जाना कि संस्कृत वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में हमारे पास मात्राएं आती हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, तो वो सब हमारे पास स्वरों में होते हैं। और व्यंजनों में हलंत वाले सभी वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, द, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, ये सब। तो संस्कृत वर्णमाला के जो दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन के जो समूह को अगर हम मिलाकर जो हम एक बनाते हैं, उसको हम शब्द कह सकते हैं। परंतु उसमें एक शब्द और भी जुड़ता है। इस शब्द की परिभाषा में वो क्या है, ये देखिए। स्वरों और व्यंजनों को मिलकर बनने वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये देखिए, सार्थक यहाँ पर इसमें एक शब्द इस परिभाषा में आता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कोई, इंग्लिश में अगर कहें जैसे कि मीनिंग हो। ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको फिर हम शब्द नहीं कह सकते। तो परिभाषा के अनुसार कोई शब्द कब एक शब्द कहलाएगा, जब उसमें स्वर होंगे और व्यंजन होंगे, उनके मेल से, उनके संयोग से एक शब्द बनेगा और उसका एक अर्थ होगा, वो सार्थक होगा, तभी हम उसे शब्द कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले वर्णों के सार्थक समूह तो बनेगा। स्वर और व्यंजन को जब हम उनका संयोग करेंगे तो एक समूह बनेगा वर्णों का, किंतु वो समूह सार्थक होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाता है। तो स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं शिशुः, पशुः, बालकः, बालिका, नदी, फलम। तो शिशुः क्या होता है? एक शिशु, एक बच्चा। पशुः एक जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, तो ये सब पशु हैं। बालक बालक शिशु से थोड़ा बड़ा होता है। शिशु जो होता है वो छोटा होता है, उसको हम ये भी कह सकते हैं जिसकी एज 1 साल से भी कम हो तो हम कह सकते हैं कि वो शिशु है। बालक जिसकी 2-3 साल की एज होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक की एज को भी हम बालक कह सकते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, शिशु छोटा है, बालक बड़ा है। और शिशु और बालक में ये फ़र्क है कि शिशु से हम उसको लिंग, शिशु में उसका लिंग निर्धारण नहीं होता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या वो हम आगे चलकर जानेंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग क्या होता है। लेकिन शिशु जब हम कहते हैं तो शिशु का कोई उसमें कुछ हमारे पास उसका जो लिंग है वो परिभाषित नहीं होता। लेकिन बालकः अगर हम कहते हैं बालकः, तो वो एक पुल्लिंग श्रेणी में आता है। उसी तरह बालिका भी एक शब्द है, इसका ये एक अर्थ होता है, तो ये भी एक शब्द है। बालिका जैसे बालक है, उसी तरह बालिका ये स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है। नदी ये एक नपुंसकलिंग जैसे तुम कह सकते हो, क्योंकि ये एक नदी जैसे गंगा, यमुना, इस तरह से नदी है, तो कोई भी नदी हो सकती है। फलम जो कि फल है, वो भी एक नपुंसकलिंग हो सकता है। तो ये तो लिंग है, वो हम अगले अध्याय में हम जानेंगे कि
लिंग कितने तरह के होते हैं और वो उनकी क्या पहचान होती है कि शब्द से हम एक शब्द से कैसे लिंग का पता कर सकते हैं। तो ये जैसे शब्द है शिशुहु, पशुहु, बालकः, बालिका, नदी, फलम, तो ये शब्द एक शब्द हैं क्योंकि ये स्वरों और व्यंजनों के संयोग से बने हैं और ये सार्थक हैं, इनका एक अर्थ है। नीचे के जो दो शब्द दिए गए हैं ये इनको हम शब्द ही नहीं कह सकते क्योंकि ये अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं है। हमने स्वरों और व्यंजनों के संयोग से कुछ लिख दिया है लेकिन वो शब्द नहीं है क्योंकि वो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, तो ये एक शब्द नहीं है। तो ये तो है शब्द की परिभाषा। अगला है वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोग। शब्द परिचय में यह होता है कि स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और अगला है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है कि हमारे पास एक शब्द होता है और उसी शब्द से हम उसमें कितने वर्ण हैं उनको अलग अलग करते हैं, जिसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्योंकि एक शब्द में कई वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होता है, एक शब्द जैसे कि पा, र, अ, ए, आ, म, ल, ई, औ, स, जैसे ये ई, सॉरी माफ कीजिए, ई, श, शु, प, तो ये सब वर्ण हैं, एक वर्ण है। वर्ण में दोनों आते हैं, इसीलिए वो वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण में स्वर भी होते हैं और वर्ण में व्यंजन भी होते हैं। और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, विच्छेद करना। जैसे कि हमें वर्ण को विच्छेद करना है एक शब्द में से। तो जैसे कि अगर हम ये देखें शिशुहु, अब इसमें कितने वर्ण हैं, तो हम उन्हें वर्ण को विच्छेद करेंगे और हम ये जानेंगे कि वो आकारंत है, ईकारंत है, ऊकारंत है, वो कैसे है। तो जैसे श, इसमें एक श है और ये इसके नीचे हलंत आएगा क्योंकि इसमें से ई की जो ई है वो इसमें से जोड़ा गया है, तो ये शी बनता है, शी। फिर एक श है, फिर उसके बाद एक ऊकारंत है, आप देखेंगे ऊकारंत है, और फिर एक विसर्ग है। तो शीशु, शीशुहु, ये विसर्ग है, तो ऊहु, ऊहु। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप अलग से विसर्ग नहीं लिखना चाहते तो आप इसके साथ ऊ के साथ भी आप विसर्ग लिख सकते हैं। शीशु, शीशु, शीशु। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अब कभी कभी विद्यार्थियों के दिमाग में ये प्रश्न भी आ सकता है कि श से पहले ई की मात्रा है, किंतु जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो स के बाद ई की मात्रा क्यों है। हम इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो स है, श के बाद ई की मात्रा लगी है, इसको बाद में पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ई शिशु, ये गलत हो जाएगा। श के बाद पढ़ा जाएगा ई की मात्रा, भले ही वो पहले लगी है या इसके बाद वाली मात्रा लगी है, किंतु वो पढ़ा उसके मात्रा पहले बाद में ही जाता है। इसीलिए क्योंकि ये चूंकि एक मात्रा है और मात्रा हमने श पर लगाई है तो ये बाद में पढ़ी जाएगी। अगर ये मात्रा श पर लगी है तो बाद में पढ़ी जाएगी। इसी तरह इसको हम बाद में ही लिखेंगे, शीशु हु, शीशु हु। और ये माफ कीजिए, ऊ का अंत है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि ये ऊ का अंत है? क्योंकि इसके जो अंत में अगर आप देखें तो जो भी इसके अंत में स्वर का प्रयोग हुआ, जिस स्वर का इसमें प्रयोग हुआ है, जिस किसी भी स्वर का इसमें प्रयोग हुआ है, उसी का अंत इसको माना जाता है। जैसे शी, शू, ऊ। अब आखिरी में आप देखेंगे इसके अंत में
इसके अंत में जो स्वर है वो ऊ है, तो ये ऊकारांत कहलाएगा। अब इसी तरह अब अगला जो शब्द है उसको हम विच्छेद करेंगे उसके वर्णों को। तो कैसे, पशुहु, तो देखेंगे पा हलंत, उसके बाद अकारांत, अकारांत, क्योंकि ये हम ये पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये हलंत होता है, क्योंकि जो व्यंजन होता है वर्णमाला में उसमें सभी में हलंत होता है। हलंत कब हटता है, जब हम उसके साथ कोई भी स्वर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर विच्छेद कर रहे हैं, तो अब हमें इसमें अलग से जो स्वर है वो जोड़ना पड़ेगा। तो जो उसका मूल रूप है, जो उस व्यंजन का मूल रूप है, हमें वो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये हलंत आता है। तो पा हलंत जमा ए जमा श हलंत जमा ऊ, पशुहु, पशुहु, तो ये भी ऊकारांत है, क्योंकि अंत में इसके ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ऊकारांत। अगला बालकः, बालकः, तो बै जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ जमा विसर्ग, बालकः, बालकः, ये है आकारांत। कैसे, क्योंकि इसका जो अंत हो रहा है वो अ की मात्रा से हो रहा है, अ विसर्ग से इसका अंत हो रहा है, तो इसलिए ये बालकः, बालकः। और ये क्या होगा उसी तरह आकारांत, क्योंकि ये है बालिकाः, माफ कीजिए बालिका, बालिकाः नहीं हो सकता, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे क्यों नहीं हो सकता। बालिका, बा जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ, आकारांत हुआ बालिका। नदी, ये हो गया ईकारांत, ईकारांत, ना जमा ए जमा द जमा ई, नदी, नदी, ईकारांत। और ये है फलम, ये किसका रंत है, ये है अकारांत। कैसे, देखिए अब इसके अंत में अगर आप इसको विच्छेद कर रहे हैं तो आपने क्या देखा कि फ जमा ए जमा ल जमा अ जमा मैं, फलम, फलम। लेकिन इसके अंत में कोई भी स्वर नहीं है, इसके अंत में कोई भी स्वर नहीं है, एक व्यंजन है, एक व्यंजन है मैं। तो इस मैं से पहले कौन सा व्यंजन है, ए, तो ये क्या हुआ अकारांत। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि अगर अंत में नहीं है तो उसके ठीक आगे चलिए कहीं पर होगा, अंत में जो अंत में स्वर यूज किया होगा, प्रयोग किया गया होगा इसमें, उसी से ये कारांत बन जाएगा, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, इस तरह से। तो ये है वर्ण विच्छेद। अगला है वर्ण संयोग। ठीक इसका उल्टा, हमें एक वर्णों के संयोग से एक शब्द बनाना है तो उसको वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि कवि ही, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, क हलंत जमा आ जमा व हलंत जमा ई, कवि ही, कवि ही। ये हमने देखा कि ये देखिए वह है, इसके बाद ई है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो इसलिए ये वी के पहले लगेगी, ये जो रूल यहाँ पर हमने देखा। तो कवि ही, कवि ही, कवि ही, ये किसका रंत हो गया, ई का रंत, क्योंकि इसके आखिर में ई की मात्रा है, ई स्वर है। ठीक उसी तरह पुरुषम, पुरुषम, पुरुष। कवि, कवि जो कवि ही जो कविताएं लिखता है। पुष्पम, ये पुरुषम नहीं, माफ कीजिए, पुष्पम, पुष्पम क्या होता है, फूल, पुष्पम फूल। सो ये देखेंगे प जमा उ जमा श जमा प। अब ये श के बाद प है, देखिए यहाँ पर ये श है, उसके बाद श हलंत है, इसलिए ये श
आधा है। पै हलंत है, पै आधा होना चाहिए लेकिन उसके बाद आहा, तो ये पूरा है पै। हाफ अगर आधा रखना है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये शय आधा हो जाएगा। पुष्पम ये है। अब देखिए इसमें भी अंत में देखेंगे तो किसका अंत है, ये तो एक व्यंजन है, ये एक स्वर नहीं है, लेकिन इससे पहले जो स्वर है वो अ है, तो इसलिए ये ए का अंत। जग अगत जगत, जगत संसार, इस तरह आप बना सकते हैं, जय जमा ए जमा ग जमा ए जमा त, जगत, जगत संसार, हिंदी में जिसको हम संसार कहते हैं, संस्कृत में जगत। मनस, मनस मन, मनस म ए न ए श, म ए न ए श, म ए न ए श, मनस मन, ये है सकारंत। इस सकारंत नहीं हो सकता, अकारंत है। स तो एक सकारंत तो एक ये क्या कह सकते हैं, ये तो एक स जो है वो एक व्यंजन है, व्यंजन से नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये है अकारंत, ये अकारंत, सकारंत, ठीक है, ठीक है, ये सही है। ये ऊपर का जो है वो तय कारंत है, नीचे जो है सकारंत है। मैं कारंत नहीं हो सकता। मैं कारंत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो है आप ये पिछला भी शायद हमने इसी तरह से लेना चाहिए, ये इसको हम मैं कारंत नहीं कह सकते। अगर ये वर्ण विच्छेद में भी अगर देखेंगे तो ये मैं कारंत नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम लिंग का विच्छेद करेंगे, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो ये है, तो इसी तरह से इसका अंत देखिए आप, ई से हो रहा है तो इसलिए ई कारंत, आ कारंत, ए कारंत, ऊ कारंत, ऊ कारंत, इसी तरह से ये ई कारंत। लेकिन ये मैं कारंत नहीं होगा, ये ए कारंत ही होगा। वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। ये तय कारंत होगा क्योंकि अंत इसका तय से हो रहा है। ये स कारंत है, ये न कारंत है और ये ए कारंत है। जिससे भी अंत होगा वो उसी को माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं हलंत जो होगा उसको उसका रंत नहीं माना जाता है, उससे पहले जिससे अंत होगा वो उसी का रंत माना जाता है। ये मैं है, मैं हलंत है, इसीलिए ये ए कारंत है। इसी तरह ठीक इसी तरह ये मैं का हलंत है, इसीलिए ये ए कारंत है, ना कि ये मैं कारंत है। मैं कारंत नहीं होता, इससे मैं कारंत होता ही नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। वो हम आगे चलकर इसको परिभाषित करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम जिस तरह से कारंत अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, जिससे भी वो अंत हो रहा है उसी तरह से उसका उकारंत, उस तरह से उसका रंत बन जाता है। उकारंत, ये भी अंत ऊ से हो रहा है, उकारंत, ये ए से हो रहा है, ए कारंत, ये आकारंत, ये ई कारंत और ये ए कारंत, क्योंकि ये मैं हलंत है। ये मैं हलंत क्यों है, मैं हलंत है तो क्यों नहीं लिया, ये हम आगे चलकर इसको समझेंगे, ठीक है। इसी तरह ये ई कारंत, ये ए कारंत, ये तय कारंत, ये स कारंत, ये न कारंत और ये ए कारंत, ठीक है। बानर, बानर, ये जो बंदर होते हैं उनको ये कहा जाता है। राजन, राजा, राजन, वानर, वानरः, आ का रंत, ठीक है। अब हम इसमें एक शब्द लेते हैं जैसे कि पुस्तकालय है। पुस्तकालय है एक शब्द है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय है, इसको हम अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकें रखी होती हैं जहाँ से, पुस्तकालय है। तो प हलंत जमा उ, जमा स हलंत। अब देखिए स उसके बाद तय। अब हम यहाँ देखते हैं कि स जो है वो आधा है, उसके बाद तय है, तो स हलंत जमा तय हलंत, उसके बाद ए है, तो ये स आधा रहेगा अब और तय पूरा होगा। सो
प जमा उ, पू, स त, श आधा, त पूरा, पुष्ट, 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 काल्यम, पुस्तकाल्यम, माफ कीजिए पुस्तकाल्य है, मैं नहीं आएगा हा क्योंकि ये विसर्ग है। पुस्तकाल्य है, पुस्तकाल्य है। ठीक उसी तरह अब एक दूसरा शब्द लीजिए, विद्यालय, विद्यालय, ये ध है, विद्यालय, व ई द ये ध बनता है, ना कि इसको ऐसा लिखेंगे कि द आधा और यह पूरा, तो वो ध्यय होता है, तो ये एक नया शब्द बनता है ध्यय। विद्यालय है, विद्यालय है, व ई द य आ ल य ए शर विसर्ग, विद्यालय है, क्योंकि द अगर आधा और यह पूरा लिखेंगे तो ये ध्यय कहा जाता है उसे, और उसके बाद आकारांत, तो विद्या, विद्यालय, विद्यालय है। चलिए उसी तरह शिक्षक हो, शिक्षक हो, श ई च, ये हमने पहले पढ़ा है अक्षर, ये कैसे बनते हैं, 2-3 शब्दों का मिश्रण से एक माफ कीजिए 2-3 वर्णों के मिश्रण से एक वर्ण बनता है, तो ये है शिक्षक हो, शिक्षक हो, अध्यापिका, इसको अध्यापिका नहीं कह सकते, इसको अध्यापिका कहेंगे, उसको शिक्षक कहेंगे। शिक्षक और अध्यापिका में क्या फर्क है? शिक्षक एक उसका लिंग को निर्धारण नहीं करता, शिक्षक पुरुष मेल फीमेल दोनों हो सकता है। अध्यापिका ये एक स्पेसिफिक जेंडर को डिनोट करता है, उसको उसके बारे में विवरण देता है। ठीक है। विद्यार्थी ही, विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखिए अब देखिए अध्यापिका, पहले अध्यापिका को समझिए, ए ध आधा है, फिर ये पूरा आएगा, फिर आ की मात्रा, फिर प ई क ए, ठीक है। अध्यापिका ये आधा करने के लिए जमा ये पूरा, इसके लिए आ, ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी, अब देखिए व जमा ई वी, द जमा य, आधा द ये, ध्य आ, विद्या, विद्या, र, देखिए र अब पहले क्यों है, अब ये र उस हिसाब से देखा जाए तो कि थ के बाद ई है और उसके ऊपर र है तो र बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर का र लगाया है, ऊपर जो र होता है वो शब्द से पहले होता है। र दो तरह का है, एक र आप नीचे भी लगा सकते हैं शब्द के, तो वो बाद में होता है। अगर किसी शब्द के किसी वर्ण के ऊपर र है, शब्द नहीं वर्ण माफ कीजिए, अगर किसी भी वर्ण के ऊपर जैसे थ के ऊपर र है तो ये थ से पहले है। अगर किसी वर्ण के ऊपर र है तो वो उस वर्ण से पहले होता है, और अगर किसी वर्ण के नीचे र है, नीचे, तो वो उस वर्ण के बाद में आता है, जैसे ये है विद्या। अब देखिए थ से पहले र है आधा, तो ये ऊपर है इसलिए पहले आएगा। विद्यार्थी, ई जो है बड़ी है तो ये है विद्यार्थी। अब ये देखिए पत्रकार, ये तय है तो माफ कीजिए चित्रकार, पत्रकार नहीं चित्रकार, तो च ई ची, त ये तय आधा है क्योंकि उसके बाद र है, र पूरा है, तो चित्र, चित्र कार, चित्रकार, चित्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर
तय आधा है इसमें और रै पूरा है, तो चित्रकार। इसके आप इसमें ये बात नोट करने वाली है कि अगर रै हलंत का उच्चारण वर्ण से पहले होगा, तो जैसे कि ये देखिए, ये रै वर्ण जो है, अगर रै का उच्चारण वर्ण से पहले, वर्ण थ से पहले है, तो रै ऊपर आएगा। जैसे कि ये ऊपर है, थ ऊपर लगा है, इसका मतलब ये रै इससे पहले इसका उच्चारण है। ठीक है, तो हमने पहले लिखा है थ से पहले। और अगर रै का उच्चारण वर्ण के बाद होगा तो रै नीचे आएगा। जैसे कि पत्र, त्र, त पहले आता है, रै बाद में आता है। तय आधा है, यहाँ पर तो तय आधा है और रै बाद में आता है, इसलिए ये नीचे लगा हुआ है। कुछ और शब्द आएंगे, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर वो उसका उच्चारण बाद में है तो वो नीचे की ओर होता है, अगर उसका उच्चारण पहले हो तो वो ऊपर आता है। ठीक है, उच्चारण वर्ण के बाद होगा तो रै नीचे आएगा। ठीक है, जैसे कि ये हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। गृहम, घर, ग त्र ह अम, गृहम। ये देखिए, ये इसमें तय भी है और रै भी है, इसलिए ये इस तरह से है। ग्रहम नीचे आएगा क्योंकि ग के बाद आता है ये। व्यय, व्याघ्रह, व्याघ्रह, बाघ। अब ये देखिए, ये घ जो है इसके बाद है, तो घ के बाद रै है। व्याघ्रह, 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 बाघ जिसको कहते हैं। उसी तरह श्रम, श्रृंगाल, श्रृंगालः, श्रृंगालः, गीदड़, श्रृंगालः, श्र, ये है, ये रै है और ये ग से पहले है और ये स से भी बाद में है, तो श्रृंगालः, गीदड़। अब ये देखिए अगला जो है क्रीडकाणम, क्रीडकाणम यानी कि खेल का मैदान। क्रीडांगणम, 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 इसको कैसे उच्चारण करेंगे? क्रीडांगणम, क्रीडांगणम, आंगन से लिया गया है। ये क्रीड़ा खेलना होता है, क्रीड़ा का मतलब खेलना होता है, आंगणम का मतलब होता है जो आंगन होता है। क्रीडांगणम खेल का मैदान, हिंदी में हम खेल का मैदान, संस्कृत में हम बोलेंगे क्रीडांगणम। तो यहाँ देखिए क उसके बाद र है, क के बाद र है ये, क्योंकि ये जो र है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, इसके बाद क का जो नीचे र है वो क के बाद है, इसीलिए क के बाद हमने क्या लिया है? र। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे कहाँ गया, ये देखिए विद्यार्थी थ, तो ये थ के ये जो थ है, इस थ से पहले र है ये, इसलिए ये थ से पहले हमने इसको यहाँ विच्छेद में लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क से बाद है, ये क के बाद है ये, तो क्रीडांगणम, क्रीडांगणम, ठीक है, खेल का मैदान। द्वारम, दरवाजा, तो द उसके बाद द आधा व पूरा, द्वारम, द्वारम दरवाजा। क देखिए कंदूकम, गोद, कंदूकम,
कंदूकम गोद, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रै का इसमें प्रयोग नहीं है, कंदूकम गोद। तो ये है हमारा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग और शब्द परिचय। और अगले अध्याय में हम जानेंगे लिंग के बारे में, कि लिंग कितनी तरह के होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न उत्तर डालिए, और हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक नमो नमः और धन्यवाद।